मैं आपके सामने समय समय पर आता रहता हूं और अपनी वीडियोस शेयर करता हूं जितना मुझे पता होता है उसके हिसाब से, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं हर वीडियो में कुछ ना कुछ पहलू दूसरे इश्यूज के भी मैं टच करूं। बट फिर भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे भविष्य में आपसे बात करते रहना पड़ेगा, जिनका सीधा सीधा संबंध हमारी आने वाली पीढ़ियों से है, जिनका सीधा सीधा संबंध हमारे बच्चों से है। क्योंकि बच्चों पे काम करते हुए लंबा अरसा मुझे हो गया, तो मैं जब देखता हूँ कि सरकार के इस कदम से हमारे समाज का प्रोजेक्शन किस तरफ जाएगा, तो वो चीज़ मैं लोगों के सामने रखता रहता हूँ और इस काम को लगातार पिछले 15-20 सालों से मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन मैंने देखा कि पहले हम लोगों के बीच जा सकते थे, लेकिन आज सरकार ने कुछ ऐसी पाबंदियां लगा दी हैं, एक साधारण सी बीमारी को एक फर्जी महामारी बना करके ढेर सारी चीजें हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक धारा 144 भी है। हम सभा नहीं कर सकते, सरकार के लोग कर सकते हैं, सरकार अपने कार्यक्रम कर सकती है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा कर सकता है, उनकी पार्टी से रिलेटेड कोई आदमी कर सकता है, बट एक आम इंसान और जो भी आदमी सरकार के इन कारनामों की पोल खोलता है वो नहीं कर सकता। इसीलिए हमें ये वीडियोस बनानी पड़ती है, लाइव आना पड़ता है फेसबुक पे, और लोगों तक इन खबरें पहुंचाने के लिए। और क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि जब हमें अनुमति ही नहीं है लोगों के साथ बातचीत करने की, कोई कॉन्फ्रेंस करने की, कोई किसी तरह की डिबेट करने की, तो फिर कोई औचित्य रह नहीं जाता। और चूंकि मीडिया सारा का सारा सरकार के हाथों में खेल रहा है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग ये बातें लोगों तक पहुंचाते जाएं। तो एक तो आप अगर इसको मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हो इस वीडियो को, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उस सब्सक्रिप्शन के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वक्त में कोई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप ये मेरे फेसबुक चैनल या फिर फेसबुक पेज या फिर फेसबुक की आईडी पे अगर आप देख रहे हैं, तो प्लीज आप उसको फॉलो कर दें। इससे ये होगा कि आपके पास खबरें पहुंचती रहेंगी, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इन मुद्दों के ऊपर हम लोग लगातार बातचीत करते रहें। तो फिलहाल के लिए मैं आपके सामने एक मुद्दा लेकर के आ रहा हूं जो सीधा क्योंकि मैं किसी ऐसे मुद्दे पर हम नहीं बोलेंगे जिनका संबंध किसी तरह की राजनीति से हो। अब क्योंकि सरकार हर मुद्दे पर राजनीति करती है। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले सरकार ने क्या किया कि 5 किलो अनाज का नाम लेकर के 160 रुपये जो है वो एक बैग के ऊपर, मतलब अब 5 किलो अनाज की कीमत है मात्र 80 रुपये, 100 रुपये, और उसके ऊपर जो फोटो चिपकाई गई अपना प्रचार करने के लिए, राजनीति करने के लिए, और जो कार्यक्रम कराए गए उनमें करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ। लेकिन क्योंकि हम लोग बोल नहीं पाते हैं, तो सरकार को लगता है कि ये लोग बुज़दिल हैं और ये बेवकूफ़ हैं, इनको समझ में नहीं आता। इसलिए एक ही तरह के लोगों का इकट्ठा होना, इकट्ठा बोलना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, क्योंकि सरकार के पास अपना एक विभाग होता है, जन सूचना विभाग, जिसको हम जनसंपर्क विभाग बोलते हैं। DPROs के माध्यम से वो अलग अलग मीडिया के चैनल्स के थ्रू अखबारों में ऐड दे करके, आता नहीं है कि जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी इस तरह की एड्स आपको दिखाई भी और सुनाई भी देती होंगी रेडियो वगैरह पे, टीवी वगैरह पे। तो ये जरूरी है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो एक तरह से सोचते हैं लोग, उन लोगों को कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, क्योंकि वो अकेले अकेले नज़र आते हैं। तो सरकार जो है उसको लगता है कि हम उसे दबा देंगे, और उस खुद को भी इंसान को लगता है कि वो अकेला है, तो वो बोलेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, और कोई जब सुनने वाला ही नहीं है तो फिर बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ लगता है। बट मुझे लगता है बोलते रहने का ज़रूर फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा नहीं होता तो सरकार हमारे बोलने पर पाबंदी नहीं लगाती, हमारी वीडियोस डिलीट नहीं करती, एक महीना हमारा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक नहीं करती। और इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है, और अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ में अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर दें। धन्यवाद। और अब बातचीत जो आज का जो मुद्दा है वो आपके सामने हम लोग आज का जो मुद्दा है वो है जो सरकार ने एक नया आदेश पारित किया है, जिसके तहत
एनसीआर में 10 साल से पुरानी गाड़ियां जो डीजल की हैं और 15 साल से पुरानी गाड़ियां जो पेट्रोल की हैं उनको आप नहीं चला पाएंगे और उन गाड़ियों को आपको स्क्रैप में ही देना पड़ेगा। और ये आदेश आने से कुछ दिन पहले एक शायद सरकार ने आदेश पारित किया था कि अगर गाड़ी आपकी स्क्रैप में आप देते हो तो उसमें आपको एक अलग बेनिफिट मिलने वाला है। तो हालांकि ये किसी बड़े पत्रकार के लिए या बड़ी किसी न्यूज़ एजेंसी के लिए ये एक मुद्दा हो सकता है जिसको हम लोग पब्लिक के लिए जानकारी के लिए हम इस मुद्दे को दें कि ये जो इम्पैक्ट कितने लोगों पर इस न्यूज़ का पड़ने वाला है या इस आदेश का पड़ने वाला है और कितने लोगों को जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो फ़ायदे में रहेगा या नुकसान में रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार का जो मकसद है वो पोल्यूशन कम करना है, क्योंकि पोल्यूशन कम करने के और बहुत से रास्ते हैं। आप इन गाड़ियों को सड़क से बिल्कुल वैसे ही हटा सकते हैं जैसे आप चाहें और जब आप चाहें, बिना इस तरह के आदेश पारित किए कि आप ये गाड़ियां चला नहीं सकते। हालांकि 15 साल की गाड़ी, 15 साल की वैलिडिटी बहुत सारे डीजल के व्हीकल्स पे भी लिखी हुई है, उनकी आरसी पे भी, इवन मेरी गाड़ी की आरसी पे भी 15 साल का टेन्योर लिखा है, लेकिन सरकार ने कहा है कि आप इसको चला नहीं पाएंगे, स्पेशली एनसीआर एरिया में जब इसके 10 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखो, मैं आपको बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ, जिस वक्त नोटबंदी हुई थी, मैंने नोटबंदी से पहले मेरे सामने अभी मेमोरीज़ में जैसे फेसबुक पे हमारी पोस्ट होती है, तो मेमोरीज़ में 21 अगस्त 2016 की एक पोस्ट आई हुई है जिसमें मैंने लिखा था कि आरबीआई के नए गवर्नर का चयन ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में बैंक डूबने वाले हैं, क्योंकि जो आदमी पहले रिलायंस में काम कर चुका हो, जिसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स ना हो करके हिस्ट्री का रहा हो, उस आदमी को अगर आरबीआई का गवर्नर बनाया जाए तो वो आदमी किसके लिए पॉलिसी बनाएगा और किस तरह की पॉलिसी बनाएगा ये आप समझ सकते हैं। यानी कि उसका एकमात्र मकसद ये है कि वो बैंकों को इतिहास बना दे कि बैंक कभी हुआ करते थे। फिर बैंकों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बैंकों को कंट्रोल करने वाली जो ताकतें हैं, जिसको हम जैकब रोथस्चाइल्ड बोलते हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने वाली ताकतों का सबसे बड़ा सरगना है, उस रोथस्चाइल्ड का असर हमारे देश के बैंकों पर पड़ना शुरू हो गया था। ये उसी दौर की बात है, ये कोई आज का खेल नहीं चला हुआ। ये जिस वक्त 2012 में 11 में नरेंद्र मोदी साहब को अमेरिका भेजा गया था ट्रेनिंग लेने के लिए कि आपको किस तरह के भाषण देने हैं, और प्रशांत किशोर की ड्यूटी लगी थी इनके लिए इलेक्शन मैनेज करने की, कि प्रशांत किशोर कहाँ काम करता था, माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, आईटी कंपनी में किसी में, और प्रशांत किशोर के पास अपने देश के हर इकोनॉमिक ग्रुप का डाटा होता था। तो ये समझिए कि पूरी दुनिया का डाटा जब माइक्रोसॉफ्ट के पास है ऑलरेडी, यानी कि आप इस बात को लेकर के हैरान नहीं होते या आप सवाल नहीं पूछते। आई डोंट नो क्यों नहीं पूछते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के पास अपना कोई सर्वर नहीं है, और ख़ास तौर पे उन सब जितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हमारे होती हैं, उन सब का जो डाटा की जो इंफॉर्मेशंस है वो सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट पे अगर सेव हैं, गूगल पे अगर सेव हैं, अगर हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है अपने देश का, तो आप समझिए कि आपके घर से आपसे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन, आपका ट्रांजैक्शंस, आपकी लोकेशन, आपका घर के मेंबर, अभी तो PPP भी चला दिया इन्होंने, जो फैमिली आईडी बनानी शुरू की थी। और अब समझिए कि इस खेल को मतलब बहुत सुनियोजित तरीके से अमली जामा पहनाया जा रहा है, और आम आदमी को ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है, खबरों को जानना पड़ता है। अभी आप खबरों को जानने का और खबरों के पैटर्न को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि किसानों का एक आंदोलन चला हुआ है। इस आंदोलन के मद्देनज़र क्या हुआ कि हिंदी के अखबारों ने
किसानों को कवर करना बंद कर दिया। और जब इस बात को हम जैसे लोगों ने उठाया, कुछ लोगों ने जो मीडिया के विरोध करने की बातें लगातार कर रहे हैं कि आपको मीडिया का टोटल बहिष्कार करना पड़ेगा, टेलीविज़न बंद करके डब्बे में बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी खबरें टीवी पर नहीं आती हैं। खबरें आती हैं वही जो इंटरनेशनल माफिया चाहता है। 3 तंत्र हैं, यानी कि जो बैंकों को कंट्रोल करता है वो जैकब रॉथस्चाइल्ड है, जो बिग फार्मा को यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री को जो कंट्रोल करता है, यानी हमारे जो डॉक्टरों को MBBS पढ़ाई जाती है वो वही पढ़ाई जाती है जो बिग फार्मा चाहता है, यानी जो रॉकेफेलर चाहता है। और माइक्रोसॉफ्ट में है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है, टेस्ला इसके अंदर शामिल हो चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आती है और आपकी हर चीज़ के बारे में ब्यौरा दे रही है, वो ले रही है आपके बारे में सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन जब उसके पास है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कोई प्राइवेसी जो है अब प्राइवेसी नहीं रही है। अभी एक नया आपको जासूसी कांड आपको पता ही लगा होगा कि सरकार उस हर बंदे की हर मूवमेंट को कवर कर रही है या ट्रैक कर रही है जो बंदा उनकी नज़रों में खटक रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये खेल कितना बड़ा हो सकता है। यानी कि इस इंटरनेशनल माफिया ने 2011-12 में नरेंद्र मोदी को बुलाया, वहाँ बैठ के ट्रेनिंग दी, उसके बाद प्रशांत किशोर की ड्यूटी लगाई। वही प्रशांत किशोर बाद में कांग्रेस के साथ चला जाता है, वही प्रशांत किशोर बाद में नीतीश कुमार के साथ चला जाता है। नीतीश कुमार उसे कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा देता है, लाल बत्ती देता है। वही प्रशांत किशोर बाद में बिहार में आता है, सारी घूम करके पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या प्रशांत किशोर के थ्रू अरविंद केजरीवाल को मैनेज किया गया, या कैप्टन अमरिंदर को या राहुल गांधी को मैनेज किया गया कि इतने स्टेट पर तुम राज कर लो, इतने राज्यों पर हम राज कर लेते हैं, यहाँ तुम मत बोलो, यहाँ हम नहीं बोलते हैं। और मतलब वही आदमी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और उसी आदमी की छत्र छाया में सारा कुछ हो रहा है। जैसे बिहार का इलेक्शन था और जिस वक्त उसने प्रशांत किशोर ने एक नई पार्टी बनाई, तो मैंने उस टाइम पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा भी था और मेरी कुछ वीडियोस मेरे लाइव कोई होंगे फेसबुक के, वहाँ मैंने मेंशन किया था कि प्रशांत किशोर का मकसद है युवाओं की भागीदारी को कम कर देना, या अगर करना तो उसको एक तरफ ले जाना। मतलब प्रशांत किशोर ने टारगेट किया केवल यूथ को। अब बिहार का यूथ मांग रहा है, नौकरी वो कर रहा है, तैयारियां वो सवाल पूछ रहा है नीतीश कुमार से। अब नीतीश कुमार से रूट करके कहाँ जाएगा वो? या कांग्रेस के पास जाएगा या फिर वो लालू यादव की पार्टी में के पास जाएगा। अब क्योंकि लालू की लहर खूब थी तो बीजेपी को और जनता दल नीतीश कुमार को बचाने के लिए एक खेल खेला गया, जो प्रशांत किशोर के थ्रू खेला गया कि उस जो वोट बीजेपी और नीतीश की पार्टी की खिलाफत करती है, उस वोट को कांग्रेस और लालू को ना जाने दिया जाए, तो एक नया धड़ा बना दो और उसको मतलब वो वोट वहाँ चले जाएंगी तो आप जीत जाएंगे। यही खेल राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को प्रमोट करके हुआ और फिर हनुमान बेनीवाल बाद में बीजेपी के साथ चला गया। यही खेल फिर आप देखेंगे कि इसके साथ हुआ हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ किया। मतलब वहाँ पे घनश्याम तिवारी इस्तीफा देता है चुनावों से 6 महीना पहले और जाके हनुमान बेनीवाल को फंडिंग प्रोवाइड करता है। इधर हमारा हनुमान बेनीवाल था हरियाणा का, जो जिसको हम ये दुष्यंत चौटाला बोलते हैं, ये इसको फंडिंग प्रोवाइड करी राम कुमार गौतम के सहयोगियों ने। यानी कि आप इस पूरे नेक्सस को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों अरविंद केजरीवाल इस फर्जी महामारी के खिलाफ, एक साधारण सी बीमारी जो कि सिंपल फ्लू है, उसको इन लोगों ने एक महामारी बना करके पेश कर दिया और लोगों के काम धंधों को ठप कर दिया। ये बैंक कोई आज बर्बाद थोड़ी ना हुए हैं। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि 2024 तक आपके सारे बैंक क्रैश हो जाएंगे और हो सकता है कि डिजिटल इकोनॉमी आ जाए और सिर्फ कागज़ जो है वो चलेंगे ही नहीं। मतलब जिस तरह से क्या था कि एक बार नोटबंदी करके देखी थी कि देश के हित में है, उसी प्रकार से अब एक नई तरह की नोटबंदी आएगी जिसमें नोट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।
अब बैंक ऑफ बड़ौदा के 5,000 कर्मचारियों को या 8,000 को शायद, अभी आज की ही खबर है, उनको बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाल दिया है जबरदस्ती रिटायरमेंट दे करके। ऐसे ही मतलब LIC के कर्मचारियों को हुआ था, ऐसे ही एयर इंडिया के कर्मचारियों को हुआ था, इसी तरह से बाकी के सारे संस्थान जितने हैं वहां पर जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसकी जगह पे रिटायरमेंट के बाद ही अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, अगर वहां बंदे की जरूरत है, नई भर्ती नहीं हो रही है। यानी कि अगर सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो रेगुलर भर्तियां नहीं रहेंगी, इसका मतलब है स्थायी रोजगार की एक भारी कमी हो जाएगी। और आप ये समझिए कि अगर 135 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उस जनता को ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए आपको टेलीकॉम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बस सेवा भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको स्कूल भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, हेल्थ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए वो कर्मचारी नहीं होंगे तो जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से अगर हम कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेंगे तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। और मेरे ख्याल से ये क्रैश करवाना चाहते हैं। बैंकिंग को अलग से क्रैश कराना है, दूसरे संस्थानों को अलग से करवा दिया, मार्केट जो मिडिल क्लास थी वो अलग करा दिया, क्योंकि इस देश को बचाने वाला था मिडिल क्लास। 2008 की जो नोटबंदी हुई थी वहाँ पे इस मिडिल क्लास ने और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने ही सबको बर्बाद किया था। उसके बाद से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को इंटरनेट के ऊपर आपके इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि आपका एक भी बिंदु जो है वो सरकार से छुपा ना रहे। मतलब अगर आपका आधार कार्ड के साथ बैंक, आपका पैन, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ कनेक्ट नहीं है तो आप इंसान नहीं माने जाएंगे, आपको सरकार कोई सुविधा नहीं देने वाली है। तो इस पॉइंट को आप समझिए कि ये कितना बड़ा खेल है कि सिस्टम को जानबूझ के क्रैश करवाया जा रहा है और एक आपको एक नए तरह का शगुफा दे दिया जाता है। जैसे कि यूथ है और जो बेवकूफ़ जो लोग हैं उन लोगों को ये कहा जाता है कि, और वो मान लेते हैं कि ये सब कुछ देश के लिए हो रहा है। मेरा सवाल एक सिंपल सा है कि देश के लोगों का नुकसान करके देश का भला कैसे हो सकता है? देश के किसी भी इंसान का नुकसान करके देश का भला कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें अपने हुक्मरानों से पूछते रहना पड़ेगा। फिर हमें पॉलिटिकली अवेयर भी होना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो नेता पारदर्शिता नहीं रखता है, जो नेता छुपाता है कि वो काम क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और जो जवाब नहीं देता है, जो आकर के आपके कड़वे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसका मतलब उसमें चोर है और वो इतना बड़ा ठग है कि वो आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। भाई ये जो नौकरियां खत्म हो रही हैं, आपके बच्चों की भी तो खत्म हो रही है ना। भाई जैसे मैंने अभी मेरे फेसबुक है मेरा जो हिंदी में देवेंद्र बल्हारा, मैंने वहाँ एक पोस्ट लिखी थी, कल की बात है, परसों की शायद, कि एक बंदा जो मतलब 14 अगस्त को ये लिख रहा है कि 2029 तक जो आपको ये चाय पीनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी वाली, और 29 के बाद जो है योगी वाला काढ़ा पीना पड़ेगा। वही आदमी फिर 24 तारीख को यानी कि 10 दिन के बाद 26 तारीख को वो सोनू सूद से मदद मांग रहा है कि मुझे एक ई रिक्शा दे दी जाए। अब या तो वो इतना बर्बाद हो चुका है कि उसे ई रिक्शा चलाने के लिए वो मजबूर है, या फिर वो आदमी वहां उसको लूटना चाहता है। यानी कि वो दोनों ही केसेस में बीजेपी का जो भक्त है वो बर्बाद हो चुका है। या तो वो लुटेरा है या फिर वो मतलब उसके पास काम नहीं है, और वो काम नहीं मांग रहा। वो ये कहता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमारे इष्ट देव जो हैं, यानी जो फर्जी जो हिंदू हृदय सम्राट बने बैठे हैं, उनको जो वो इष्ट देव मानते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये वो धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो सवाल बड़ा ये बनता है कि धर्म का क्या काम होता है? धर्म का काम है समाज के अंदर शांति बनाए रखना, धर्म का काम है समाज के लोगों को रास्ता दिखाना। यहाँ तो वो लोग धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं जो पथभ्रष्ट हैं, जो रास्ते से ही भटके हुए हैं, जिनको यही नहीं पता कि उनको अपने बच्चों के लिए मांगना क्या है सरकारों से। और ये नहीं कहूँगा मैं कि कांग्रेस की सरकार इससे भली सरकार थी, क्योंकि लेकिन फिर भी कांग्रेस ने हमको RTI दिया। कांग्रेस ने हम लोगों को इतना मजबूत किया कि आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन आते ही बीजेपी ने RTI को कमज़ोर करना शुरू किया। जितने भी तंत्र आज चल रहे हैं, मान लीजिए जुडिशरी है, आपका न्याय का तंत्र यहाँ अब से बेटर था पहले। मतलब
आप कुछ भी कहिए, लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए नए नए संस्थान बनाए थे। हम अगर सोचा करते थे कि नए स्कूल कहाँ खुलेंगे, नई चीज़ें कहाँ खुलेंगी, और देश जो है वो प्रगति के रास्ते पर था। कहाँ वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल एक देश था भारत, और कहाँ आज बांग्लादेश से और भूटान से भी नीचे चला गया है। कहाँ वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे निचले देशों में है, जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स जो सबसे नीचे है। आप लोग खुश महसूस करते हैं क्या? आप लोग फ्री महसूस करते हैं क्या? आप लोग निश्चिंत महसूस करते हुए हैं क्या? क्या आपके अंदर कोई डर नहीं रहा है? ये एक देश के राजा का, एक देश के ऊपर राज करने वाली सरकार का, हमारे टैक्स के पैसे से ऐश करने वाले लोगों का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएं और हम लोग फ्री महसूस करें। अब यहाँ तो सड़क के ऊपर निकलते हैं तो आगे पुलिस वाला दिख जाता है तो हम लोग ऐसे अपना मुंह ढक लेते हैं। अभी मान लीजिए मुझे हिमाचल में जब मैं आ रहा था तो आते हुए मुझे सबसे पहले पुलिस वालों ने रोका, और रोकते ही मुझसे ये पूछा कि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। मैंने कहा कि मैंने तो नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि इस फ्रॉड नरेंद्र मोदी ने फ्रॉड दुनिया के लोगों के टॉप एलिट के साथ मिलकर के एक फ्रॉड बीमारी को, मतलब एक सिंपल बीमारी को एक फ्रॉड महामारी बनाया, और जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों का भविष्य अंधकार में है। तो अब समस्या ये आती है कि हमें क्या करना है। मतलब क्योंकि ये लगातार बात करना इसलिए ज़रूरी है, किसी को आज बात समझ में आ रही है, किसी को कल आएगी और किसी को बाद में आएगी। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मेरे फेसबुक कमेंट पे कहा कि ये सब बकवास करने की क्या ज़रूरत है, रोज़ की रोज़ सरकार के खिलाफ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जब रोज़ की रोज़ आपके पास सुबह से लेकर शाम तक एक बीमारी कानों में बजती है, आप किसी को फ़ोन मिलाते हो तो कॉलर ट्यून में वो बजती है, आप रेडियो सुनते हो तो वहाँ वो बजती है, आप टीवी देखते हो तो वहाँ पे केसेस के बारे में जानकारी आती है, आप कहीं पर चले जाइए, आप रास्ते में जा रहे हो, आपके ऊपर इतने टैक्सेस लाद दिए गए हैं। मतलब कहाँ तो हम मांग रहे थे रोटी कपड़ा और मकान, और कहाँ हमें मिला मोदी दंगे और लगान। मतलब ये एक नारा बन सकता है कि हम मांगते मोटी कपड़ा और मकान, हमको मत दो मोदी दंगे और लगान। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो सरकार है वो आपके लिए काम नहीं कर रही है। जो टैक्सेस इतने लगा दिए हैं, जिसके ऊपर हमारी बातचीत शुरू हुई थी, यानी कि आप ये समझिए कि पेट्रोल पे, डीजल पे 220% से ज़्यादा टैक्स लग रहा है, उसको जीएसटी में नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पे पैसे जो है वो आपकी जेब से निकालने का मौका सरकार को नहीं मिल रहा था। तो ये एक आदेश और आया है जिसका फिर से वही मकसद है जो नोटबंदी का था, जिसका फिर से वही मकसद है जो मतलब जीएसटी का था, वही मकसद जो लॉकडाउन का था, और वही मकसद जो इस फर्जी बीमारी का था, इस फर्जी महामारी का था। साधारण बीमारी और फर्जी महामारी। तो वो मकसद क्या है? वो मकसद है आपके बीच में डर का माहौल पैदा करना, वो मकसद है आपकी जेब खाली करना, या उस पैसे को कॉरपोरेट्स के पास पहुंचाना। कि ऐसे कैसे हो सकता है यार कि हम लोग तो बर्बाद हो रहे हैं और अंबानी अडानी की प्रॉपर्टी 500 गुना बढ़ रही है, 300 गुना बढ़ रही है। ऐसा किस तरह से हो सकता है कि हम लोग डरे हुए हैं और ये लोग निश्चिंत हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के अंदर 2 कानून हैं, मतलब जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर फटाक से कार्रवाई भी हो रही है, उसके ऊपर मीडिया ट्रायल भी हो रहा है, और जो सरकार घपले कर रही है उसकी ना खबरें छप रही हैं और ना वो हो रहा है। अभी जैसे मैं बता रहा था आपको कि हिंदी के अखबार पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया। हिंदी के अखबार पढ़ना बंद कर दिया तो फिर बहुत बढ़िया काम किया कि दैनिक भास्कर के ऊपर अटैक कर दिया। अब जागरण का तो फिक्स रीडर है, वो जो सरकार का पक्षधर है, जो बीजेपी का खास तौर पे, क्योंकि ये संघ का अखबार है तो संघ का मुखपत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं इसे बीजेपी का संवाददाताओं की तरह ये बोलते हैं सारे के सारे पत्रकार। तो उस मतलब अखबार को तो, जागरण को तो छोड़ दीजिए, भास्कर के ऊपर जो ईडी की रेड पड़ी थी वो सिर्फ ये दिखाने के लिए थी कि भास्कर जो है वो लोगों के साथ है और सरकार के खिलाफ है, क्योंकि फिर उससे लोगों ने उसको सपोर्ट करने के लिए खूब सपोर्ट किया और फिर से दोबारा उसकी सब्सक्रिप्शंस ले ली, उसको दोबारा से बंधवा लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर से वो उसी फर्जी महामारी की खबरें देने लग गया। फिर से वो
किसानों के खिलाफ बोलने लग जाएगा, फिर से वो सरकार के पक्ष में बोलने लग जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा था कि आने वाले बैंक जो हैं, जैसे मैं आपको बताऊं नोटबंदी में क्या हुआ था, ये चीज़ें आपको कोरिलेट करके इसलिए बता रहा हूं बार बार पीछे जा करके, ताकि आप उन चीज़ों को एक बार रिव्यू कर सकें अपने दिमाग के अंदर कि मैं जो कह रहा हूं वो कितना सच है। और जब आपके आसपास ऐसा कोई डिसीजन पास हो तो भी आप गुस्से से भर उठें और सरकार से सवाल पूछें, सड़क पर उतरें, उनसे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, आप अपने डीसी को, अपने डीओ को उनको ज्ञापन दें, तो उनको अपना मेमोरेंडम दें कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं। तो क्या हुआ था कि जब नोटबंदी में हुआ था, वहाँ गरीब आदमी ये सोच रहा था कि मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ अमीर लोगों की ऐसी तैसी हुई है। अमीरों को ये लग रहा था कि सिर्फ गरीब आदमी बर्बाद हुआ है, मेरा तो पैसा सारा अकाउंटेड है। और मैं आपको बताऊं, बर्बाद हर आदमी हुआ था जो एक लेवल से नीचे है। यानी कि ये समझिए कि 500 करोड़ से जो नीचे है वो आदमी बर्बाद होने वाला है। 50-100 करोड़ जो है वो कभी भी सटक लेंगे, वो सरकार कभी भी आपको, वो भाग ही जाएगा यहाँ से 50-100 करोड़ वाला। तो जो मोटे हैं लोग, जैसे आदर पूना वाला है, अपनी कंपनी की का टीका नहीं लगवा रहा है वो बंदा, कमाल की बात है, उसे यकीन ही नहीं है कि मैंने जो बनाया है वो किसी भी तरह से पब्लिक के या सिविल के लिए या फ़ायदेमंद है। हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि आपका पैसा जो है या तो बैंकों में लेकर जाने का प्लान है या फिर बड़े उद्योगपतियों की जेब में। ये जितनी कंपनियां सरवाइव करेंगी, यानी चाहे हिमाचल के अंदर सेब के जो बागान है, जो सेब के जो किसान हैं उनको बर्बाद करने का खेल देख लीजिए, या हरियाणा के अंदर जो अनाज अब की बार जिस तरह से किसानों के साथ हुआ और जिस तरह से सरसों का तेल महंगा हुआ, सरसों थोड़ी महंगी बिक गई तो सरसों का तेल महंगा हो गया। और जब आसमान को छूने लगी जो कीमतें हैं, तो जो इन्होंने लिमिट लगा दी एक्सपोर्ट के ऊपर, दालों के ऊपर, तो फिर कीमतें रुक गई। मतलब सरकार का तो नियंत्रण रहना ही चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। सरकार बहुत शातिराना तरीके से अपने वक्तों के दिमाग में एक बात डाल देती है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। अरे भाई, रोजगार मिल रहा है लोगों को, वो बिजनेस नहीं है, मैनेजमेंट सरकार थोड़ी कर रही है। जो काम पुलिस वाला कर रहा है, जो काम वहाँ कर रहा है, देखो उसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी भी चलाएगी, उसी कंपनी को सरकारी लोग भी चलाएंगे। तो आपको जवाबदेही तय करनी है बस, कि अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जवाबदेही किसकी है, ना कि उसको बेच देना है। उसको बेचना उसका समाधान नहीं है। ये थोड़ी ना है कि आप सब कुछ बेच करके और फिर ठन गोपाल हो जाएं। ये बेसिकली सारी संस्थानों को बेचने के पीछे और सारे के सारे बिजनेस ठप करने के पीछे, और ये अब नई जो स्क्रैप पॉलिसी आई है इसके पीछे भी एक ही मकसद है, आपका पैसा जो है वो किसी तरह से ड्रेन हो जाए, ताकि जब डिजिटल इकोनॉमी आए तो उस आपके लिए कुछ भी बड़ा मतलब डिजिटल इकोनॉमी आती है तो आपके लिए वो आसान हो जाए। मतलब डिजिटल इकोनॉमी को सहन करना, उस आदेश को मानना, जिसमें सरकार ये कह दे कि आपके खाते में इतने पैसे मिलते रहेंगे। आप एक मूवी है इन टाइम, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें डिजिटल टाइम है, मतलब उसके अंदर करेंसी जो है वो टाइम है, उसी तरह से डिजिटल होने वाली है। लोगों के बार कोड जो होंगे उनको सबको बार कोड मिलेंगे, तो आप किसी को देना चाह रहे हो तो उसी बार कोड के थ्रू दे पाएंगे, उसी बार कोड के थ्रू ले पाएंगे, और आपके पास कोई पैसा नहीं होगा, आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप मतलब गुलाम होंगे बेसिकली। उस गुलामी को से बचने का एक ही रास्ता है, विरोध कीजिए, विरोध कीजिए, पुरजोर विरोध कीजिए। आप सबसे पहले इस फर्जी महामारी का विरोध कीजिए। आप आम आदमी पार्टी के हैं तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए, आप कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए, आप जनता दल यूनाइटेड से हैं तो उसके खिलाफ बोलना शुरू कीजिए, मुलायम सिंह यादव की पार्टी के हैं उसके खिलाफ, आप मायावती के हैं उसके खिलाफ, आप जिस भी पार्टी के लोग हैं उसी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए कि तुम लोग हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो हम तुम्हें गटर में भेज देंगे, हम तुम्हारे को गरत में लगा देंगे, हम तुम्हें जो है रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि इन लोगों को आपकी, जब आप इनके पैरों के तले की ज़मीन है आप लोग हैं, आप बीजेपी से हैं तो बीजेपी का विरोध करना शुरू कीजिए। दूसरी लोगों का तो आप करते आ ही रहे हो ना। मैं ये कह रहा हूँ, आप जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं उसी का विरोध करना शुरू कर दीजिए और सरकारी तंत्र की बहाली की मांग कीजिए, और जो ये बिक रहा है इसके खिलाफत में बोलिए।
अब बात करते हैं हम लोग और ज्ञापन दीजिए अपने अधिकारियों को, अपने उनको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी अभी किसी का फ़ोन आया था कि सर हमारे को ज़बरदस्ती टीका लगाने की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। तो मैंने उनको बोला है उस अफसर से मेरी बात कराओ, ये जो टीका है ये जहरीला है, ये लोगों को मारने के लिए है, ये ठीक करने के लिए नहीं है बेसिकली। तो और नहीं बात कर सकता, आप मुझे उसका नंबर दीजिए, आप एक ज्ञापन दीजिए कि आप आरटीआई का एक वो दे दीजिए रेफरेंस, नहीं तो मैं आरटीआई क्या नाम आपको भेज दूंगा। अभी जिन लोगों ने मांगी हुई है मैं उनको आरटीआई भेज ही रहा हूं, और कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये टोटली वॉलंटियर है। वॉलंटियरली आप लगाना चाहें तो लगवाइए, नहीं लगवाना चाहें तो मत लगवाइए। तो इस तरह से ये प्लान है। और अपने अधिकारियों को भी ज्ञापन दीजिए बाकायदा मिल करके, अपने यूनियन के थ्रू नहीं दे सकते हो तो आप इकट्ठे 10-20 लोग होकर के दे दीजिए। आप अपने पड़ोसियों से बात करना शुरू कीजिए, आपको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। आप उनसे बात करके कम से कम समाज के अंदर ऐसे लोगों को पॉइंट तो कर लीजिए जो लोगों को पता है कि देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि कल को जब लोग सड़कों पर, अभी तो अकेले अकेले बोल नहीं पा रहे क्योंकि डरे हुए हो, तो जब हम सड़क पर उतरेंगे उस वक्त तो आप लोग आके इन सरकारों से सवाल पूछ ही सकते हैं ना कि क्यों बाकी चीज़ें बर्बाद की जा रही हैं। तो अभी जो ये स्क्रैप पॉलिसी आई थी और जो ये गाड़ियां ना चलने का फरमान था, मैं ये कह रहा था कि अगर ये पोल्यूशन इसके पीछे का कारण है तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन तो दूर करना बहुत आसान है सरकार के लिए। अगर सभी तरह के तबकों के लिए अगर बसेस और ट्रांसपोर्ट की सुविधा अगर सरकार अरेंज कर देती है, अगर आदमी को ये पता हो कि यहाँ से इतने बजे बस चलने वाली है या ट्रेन चलने वाली है और इतने बजे पहुँचने वाली है, तो मुझे नहीं लगता एक भी आदमी अपने घर से अपनी गाड़ी लेके चलेगा। कुछ लोग हैं जिनको दिखावा करने का शौक है, सिर्फ उनको छोड़ करके बाकी लोग अपना समय, अपना पैसा, अपनी पार्किंग, अपनी बॉदरेशन, सड़क के ऊपर दुर्घटना होने का भी डर रहता है और इन सब चीज़ों से वो बचना चाहेगा। तो लोग अपनी गाड़ियां लेकर के इसलिए चलते हैं क्योंकि उनका टाइम खराब होता है, क्योंकि वो सड़क के ऊपर खड़े खड़े धूल मिट्टी और गंदगी में नहीं खड़े होना चाहते हैं। और क्योंकि जब वो बसों में चढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके सरकारी कर्मचारियों का बिहेवियर कुछ लोगों का ठीक नहीं है, जो सारे के सारे कर्मचारियों को बदनाम करता है फिर बाद में। और कुछ गाड़ियों की हालत ठीक नहीं है, रास्ते में कहीं गाड़ी खराब हो जाती है, उस केस में सरकार को उन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर देना चाहिए। तो कोई भी आदमी नहीं निकलेगा सड़क पे गाड़ी लेकर के। और आप देख रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं सरकार मतलब समाज के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, जो आम आदमी जो अपने मतलब अपने पेट काट करके जो अपना पैसा बचाता है, अपने बच्चों को कहीं इमरजेंसी में लेके जाने के लिए उसने गाड़ियां ले रखी हैं, पुरानी गाड़ियां, वो सारी गाड़ियां उसको स्क्रैप में देनी पड़ेंगी। और क्योंकि एक बार गाड़ी ले ली है तो बिना गाड़ी के उसका काम नहीं चलेगा, तो उसे फिर से पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे और इसमें मतलब हज़ारों करोड़ रुपया बर्बाद होगा, बल्कि लाखों करोड़ बर्बाद होगा। तो मुझे लगता है ये डिसीज़न सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक अपलिफ्ट करने के लिए उन लोगों का षड्यंत्र है। उन्होंने सरकार को पैसा दे दिया होगा। ये लोग तो इतने बिकाऊ हरामखोर लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और उसकी पूरी टीम, कि इनको पैसे के लिए तो ये गोबर भी खा लेंगे। मतलब इनका तो आप समझिए कि 2-2 रुपये में ट्वीट करने वाले इनके वर्कर्स हैं। आईटी सेल जो इन्होंने बनाया है, जो इनके संघ के जो लोग हैं, वो सारे समाज के सबसे तिरस्कृत और गंदे लोग हैं जो इनके अंदर शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में इन लोगों का साथ सिर्फ 2 आदमी दे रहे हैं, या तो जिसमें अक्ल नहीं है, या घर में खाने को दाने नहीं हैं, या वाहियात चोर, लुटेरे, डाकू, बलात्कार, ये लोग इस पार्टी में और इन लोगों के साथ दे रहे हैं, जिनका ज़मीर बिल्कुल मर चुका है, जिनको समझ बिल्कुल नहीं है कि ये लोग आपको कैसे बर्बाद कर रहे हैं, धर्म का चश्मा पहना करके, अफीम खिला करके धर्म की तो ये आपको समझना होगा कि किसी भी इंसान का नुकसान करके देश का भला कभी नहीं हो सकता, और इसीलिए देश बर्बाद होता जा रहा है रोज़ की रोज़। तो धर्म के नाम पर अभी यूपी के इलेक्शंस हैं, और यूपी चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा खेल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी चुनाव में अगर योगी जीत जाता है तो वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेगा, जो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते। तो 2 ही रास्ते हैं, दोनों इनके पास प्लान ए और प्लान बी दोनों हैं। तो मैं आपको आज अभी बता देता हूं, अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनता है योगी, तो ये समझिएगा कि
फिर नरेंद्र मोदी 2024 से पहले कुछ ऐसा ऑब्वियसली वो सरकार अगर बन जाती है यूपी के अंदर तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो जाएगा बीजेपी के पास, और 24 से पहले राज्यसभा में जो पूर्ण बहुमत होगा उसका सबसे बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। इमरजेंसी झेल करके तानाशाह शासन आ जाएगा, राष्ट्रपति शासन आएगा और राष्ट्रपति बनेंगे खुद नरेंद्र मोदी। और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप देख लीजिए कौन क्या बनेगा। जो जितना बड़ा चाटुकार होगा वो इतना बड़ी पोस्ट पर होगा। और अगर हार जाता है योगी, जिसको चाहेगा नरेंद्र मोदी, प्लान बी जिसको हम कहते हैं, तो भी वो इतनी सीटें लेने के लिए चाहे ईवीएम में घोटाला करना पड़े, उनको अपने डीसी ऐसे पोस्ट करने पड़े, चुनाव अधिकारी इस तरह के लगाने पड़े जो ज़बरदस्ती, जैसे दीपेंद्र हुड्डा जीता हुआ था और उसको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया बाद में दंगों का भय दिखा करके, उसी प्रकार से ये खेल जो है ये खेला जाएगा। और अंत में मैं आपको ये बताऊं कि देश जो है वो इकोनॉमिक आपातकाल भी आने वाला है और राजनीतिक आपातकाल भी आने वाला है, और यकीनन जो है वो देश जो है वो बर्बादी की कगार पर है। मुझे लगता है कि आपको इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करना चाहिए, आपको इसके खिलाफ बोलना चाहिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सवाल उठाना चाहिए। इस स्क्रैप पॉलिसी का भी विरोध कीजिए, ये जो गाड़ियां जो चलाने के लिए मना कर रहे हैं इसका भी विरोध कीजिए और पुरजोर विरोध कीजिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए और बताइए कि ये गेम हम नहीं, आपका गेम समझ आ रहा है हमको और हम इस गेम में आपके साथ नहीं हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप बोलना शुरू करेंगे, आपसे अलविदा लेता हूँ आज के लिए। फिर अगली किसी वीडियो में आपके सामने फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सो कंक्लूजन के लिए अगर मैं ये कहूँ कि जो स्क्रैप पॉलिसी आई है व्हीकल्स की और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला दे रही है सरकार, और इसकी आड़ में हमारे लोगों को, हमारे आम आदमी को उसकी जेब को खाली किया जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है, तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं बताऊं कि अगर सरकार वाकई में ये चाहती है पॉलिसी लेकर के आए और इसका जनजीवन पर उतना असर भी ना पड़े और इकोनॉमिकली जो लोग अभी खराब हालत में पहुंच गए हैं वो ठीक रहें, तो वो आने जो व्हीकल्स हैं, जो नया व्हीकल कोई बंदा लेता है उस पर टैक्स नहीं लेने का डिसीजन लेती। भाई अगर कोई गाड़ी 10 लाख की कीमत की है तो उसमें करीब 5 लाख रुपया के करीब जो है वो खाली टैक्स है जो सरकार को जाता है। तो सरकार को सबसे पहले वो टैक्स खत्म कर देना चाहिए, तो व्हीकल्स की जो कीमत है वो एकदम से सीधी आधी हो जाएगी, जिसकी वजह से आम आदमी नया व्हीकल ले पाएगा। और वो सरकार चाहती है कि वो व्हीकल्स जो है वो कम इस्तेमाल करें। फिर अगर सरकार को ये लगता है कि डीजल और पेट्रोल के इन वाहनों से दुर्घटना के खतरे ज़्यादा हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो रोड जो टूटे हुए हैं, जगह जगह आप देखेंगे कहीं भी डाइवर्जन आ रहा है, कहीं भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे आपको नेशनल हाईवे के ऊपर मिल जाएंगे। नेशनल हाईवे पर कहीं भी आपको कोई लोहे की कोई अगर गाटर वहाँ पे डाला हुआ था या कोई सरिया डाले हुए तो वो आपको निकले हुए मिल जाएंगे। कहीं भी आपको मेरे सामने की बात है, अभी 3 दिन पहले मैं जब दिल्ली से आ रहा था, जिस दिन हमारे लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, जब हम करनाल पहुंच रहा था, तो एक बछड़े के सड़क पे आने की वजह से एक जाइलो गाड़ी पलट गई थी। और ये पानीपत के लोग जो हैं बड़े आसानी से समझते, क्योंकि पानीपत और घरौंडा के बीच में ये हादसा हुआ था। और फिर मैं आपको ये कहूँ कि अगर सरकार वाकई लोगों के लिए सोच रही है तो क्यों ना वो उन व्हीकल्स की अच्छी तरह से जांच कराए और जिनके व्हीकल्स पोल्यूशन नहीं करते हैं उन नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स को आगे चलने दे। क्यों ऐसा ना करे कि वो जब टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद उनको स्क्रैप में बंदा भेज दे या कीमत ही कम कर दे। या फिर क्यों ऐसा ना करे कि पहले बसें ले वो उन बसों के रखरखाव की और उनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सरकार खुद उठा ले, और उसके बाद सड़क पर वो बसें उतारें कि एलीट क्लास को, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो टूटी हुई बसों में चलना, उनके लिए अलग वोल्वो में लोग सफ़र करते ही हैं,
जो अच्छी बसेज हैं, जो सर्विसेज जिनकी टाइम फिक्स है, उनमें सर्विसेज उनमें लोग सफ़र करते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि बसों में लोग सफ़र नहीं करते, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दिमाग वाला आदमी है या सरकार के पास सरकार की नीयत है जिसमें वो चाहती है कि ऐसा कुछ करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री जैसे मनोहर लाल खट्टर है, वो किसी बेवकूफ़ आदमी को, 12वीं फेल आदमी को वो शिक्षा मंत्री ना बनाता। इसी तरह से नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 में आते ही जब स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया था तो मैं समझ गया था कि ये देश को बर्बाद करने का खेल चलने वाला है। क्योंकि जिस देश में एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट अगर सरकार के हाथ में नहीं है तो सब बर्बाद होने वाला है। अब तो कीमतें भी सरकार ने प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय ले लिया, जो ये 3 खेती के कानून लेकर के आई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि 2014 में जैसे बिल लेकर के आई सरकार, भूमि अधिग्रहण बिल, कांग्रेस की विरोध और लोगों के सड़क पर उतरने की वजह से, जो किसानों के जो संगठन थे उनके सड़क पर उतरने की वजह से उनको वापस लेना पड़ा। फिर ये दूसरी टर्म में आते ही 2019 में बनते ही फिर एक फर्जी बीमारी ला करके किसानों के वही बिल लेकर के आए। यानी ऐसा लगता है जैसे सरकार इस आदेश पर काम कर रही है किसी के कि आपको वो पॉलिसीज लेकर के आनी है जिसमें लोग बर्बाद हों। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां पूरे देश के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हो, वहां अंबानी और अडानी जैसे जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, ये 2 आदमियों को मैं सिंबॉलिक तौर पे ले रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि नारायण मूर्ति इससे अलग है, ये मत सोचिएगा कि जो नंदन नीलकेणी इससे अलग है आधार कार्ड वाला, और आदर पूनावाला जैसे लोग हैं, मतलब बिरला है इसके अंदर, रतन टाटा भी इसके अंदर शामिल है, और अजीम प्रेम जी भी इसके अंदर शामिल है। जो पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेला जा रहा है, जिसमें रॉकेफेलर शामिल है, जिसके अंदर जैकब रॉथस्चाइल्ड शामिल है, जिसके अंदर बिल गेट्स शामिल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शामिल है, और जिसका ये पूरा का पूरा एजेंडा है जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है, आप लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी है कि रोडवेज़ को क्यों नहीं मजबूत किया जाता है, पहले सड़कों को क्यों नहीं मरम्मत किए जाते हैं, पहले गाड़ियों के लिए कोई अलग से पॉलिसी बनाइए, लोगों की राय लीजिए। ये थोड़ी होता है कि आप बिना मतलब कोई भी फरमान जारी कर देंगे, तुगलकी फरमान, और उसके बाद उसको लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे किसान आंदोलन चला हुआ है, और ये एक ऐसा आंदोलन है जिसको सरकार जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती है। इसीलिए नए अधिग्रहण के कानून लेकर के आई है कि किसी भी आदमी की जमीन हथियाने के लिए, माइंड इट, किसी भी आदमी की जमीन हथियाने के लिए सरकार को अब सहमति की जरूरत नहीं है, पहले सहमति की जरूरत होती थी। तो इसलिए ये गौर करने की बात है कि अगर आपकी लैंड सरकार को चाहिए, बल्कि सरकार को तो चाहिए ही नहीं, अगर सरकार को चाहिए होती तो सरकार नए नए संस्थान बनाती। सरकार ने संस्थान बनाए नहीं हैं, उसने पिछले 70 सालों में जो संस्थान बने हुए थे उन संस्थानों को बेचने का काम किया है। तो सरकार को नए संस्थान चाहिए नहीं, तो जहां पर भी अडानी जैसे लोगों को, बिल गेट जैसे लोगों को जमीन चाहिएगी, आपकी जमीन आपसे बिना सहमति लिए वो हथिया ली जाएगी, उस पर डीसी रेट पे आपको उसका मुआवजा दे दिया जाएगा, और आप कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि पिछले 7 सालों में आपने अपनी बोलने की ताकत को खुद ही भुला दिया है, और आप खुद ही एक ऐसी पोजीशन पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि सरकार का साथ नहीं दिया तो हमें मार दिया जाएगा। आने वाले वक्त में ऐसा भी होने वाला है कि टीका लगाने वाले लोग, लगे हुए लोग, जिनको पता है कि वो मरने वाले हैं, जबकि ये कितना घातक है, वो लोग उन लोगों को जबरदस्ती पकड़वा के टीके लगवाएंगे जिन्होंने नहीं लगवाए हैं। लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, क्लॉट हो रहा है, ब्लड क्लॉट बन रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रही है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरे लोगों को आपस में एक बाइनरी बना करके लड़ाने का एक तंत्र चला हुआ है, जिसको आपको समझने की जरूरत है, और खास तौर पे स्क्रैप पॉलिसी का पुरजोर विरोध करने की जरूरत है कि हम अपने व्हीकल्स को नहीं छोड़ेंगे। और उन जो 10 साल और 15 साल पुराने व्हीकल्स हैं, मैं ये कहता हूं कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए, आप व्हाट्सएप कीजिए, हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, हम डीसी को ज्ञापन देंगे, अपने अपने एरिया के लोगों को बताएंगे, एमएलएज को ज्ञापन दीजिए, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनको ज्ञापन दीजिए, प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखिए, और कोई दिन मुकर्रर कीजिए जब हम दिल्ली के अंदर सारे ही पुराने व्हीकल्स लेकर के जाएंगे, और देखते हैं कि दिल्ली के लोग उसको कितना, दिल्ली की पुलिस उस पर कितना चालान करती है और क्या करती है। मतलब कि जब्त करने का जो सरकार ने ये प्रोपेगेंडा चलाया है कि लोगों के व्हीकल्स को जब्त कर लिया जाए, ये हम लोग ना होने दें तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए लड़ाई लड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी आप देखिए, आप
अगर एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके लिए आसान है उस व्हीकल को स्क्रैप में डालना और रद्दी में डालना, तो बहुत अच्छी बात है। पर आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो प्लीज़ इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सरकार को और क्या क्या करना चाहिए, या साथ में आप ये भी लिखिए कि किन किन लोगों ने आपके आसपास टीके लगवा लिए हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आ रहे हैं। बहुत साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, रियल में बहुत साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर मैं बाकायदा एक वीडियो बनाने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर दीजिए पेज को या आईडी को, जैसे भी आपके सामने हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।